जब तुम्हारे पास हुनर है तो उसको करो भाई। इससे पहले मैं पेंटिंग स्कूल चलाती थी राज। आप ये मत सोचिए कि मैं मेयर हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, क्योंकि अंततः काम तो मुझे उन्हीं के साथ करना है। यदि आप उस स्टाफ को अपने साथ मिलकर लेकर नहीं चलेंगे तो शायद आप बदलाव भी नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि आपने खुद भले ही खेल छोड़ दिया, लेकिन जो दूसरे नन्हे सपने पनप रहे थे उन्हें एक दिशा दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सादिया और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला इनकही बातों का। आज एक बार फिर हम रूबरू के स्टूडियो में लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद खास मेहमान। ये वो हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक कार्यों से काशीपुर शहर में और काशीपुर वासियों के दिल में अपनी बेहद अहम जगह बनाई। काशीपुर की राजनीति का रुख बदलने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज जानेंगे इनसे इनकी कहानी, इनकी जुबानी, और जानेंगे काशीपुर के विकास के कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां जो आज तक आपने और हमने कहीं नहीं सुनी। स्वागत करते हैं काशीपुर की पूर्व महापौर श्रीमती उषा चौधरी जी का। नमस्ते मैम, वेलकम टू रूबरू। धन्यवाद मैम, इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछूं, कुछ आपके जीवन से जुड़ी बातें हैं जो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी। अगर आपकी हम शिक्षा की बात करें तो क्लास 8 आपने पीलीभीत से की, उसके बाद बड़ौत यूपी से आपने क्लास 10th की, कानपुर से आपका 12th रहा और आपके फादर पुलिस में थे। बड़ी मशहूर बात है ये, आपके लिए हमने कई बार सुना है, जिसकी वजह से आपके खुद के जीवन में भी बड़ा शासन अनुशासन रहा है। कानपुर यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन रहा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन। बात आपके विवाहित जीवन की करें तो 1 फरवरी 1979 में आपकी शादी हुई, और ये भी है कि शायद आप उस टाइम पीएचडी कर रहे थे, लेकिन शादी की वजह से आपने वो बीच में छोड़ दी थी। पॉलिटिकल साइंस से आप पीएचडी कर रहे थे, यानी कि उस वक्त भी आपका जो रुख था वो राजनीति की ओर कहीं ना कहीं तो था। कोचिंग की शुरुआत आपने की थी अपनी मम्मी की सपोर्ट से, और गवर्नमेंट टीचर के रूप में आप सिलेक्टेड रही, लेकिन शायद बच्चों के साथ क्योंकि आप वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए आपने उसको भी गिव अप कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप एक खिलाड़ी रही हैं, कबड्डी, खो खो, जावलिन थ्रो जैसे खेलों में अपना देश का नाम रोशन किया है। छात्र संघ चुनाव में शुरू से ही सक्रिय भागीदारी हमने आपकी देखी है। और अगर मैं राजनीतिक सफर की बात करूं तो साल 2003 में बीजेपी की ओर से नगर पालिका अध्यक्षा आप रही। साल 2008 में आपने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर आप उस बार रही। साल 2013 की अगर बात करें तो पहली बार आपने मेयर के चुनाव लड़े इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, और बड़े ही गौरव की बात है कि आपने उस वक्त अपना परचम लहराया, और साल 2018 में बीजेपी की ओर से आपने एक बार फिर चुनाव लड़ा और फिर से गद्दी अपने नाम की। कैसा सफर रहा आपका? क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ उतार चढ़ाव जिंदगी में रहे होंगे। एक बार आपसे जानना चाहूंगी मैम। देखिए, जिंदगी में का जो सफर है, सफर में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं जी, और समय के साथ साथ उन उतार चढ़ावों को हम अपने अनुरूप कितना कर पाते हैं इस पर निर्भर करता है। शायद जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो स्टूडेंट लाइफ में हम सिर्फ स्कूल तक ही, कॉलेज तक ही सीमित थे। छोटे मोटे चुनावों में अपना खुश हुआ करते थे कि हमने जो है कोएड में पढ़ रहे हैं तो लड़कों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, उसी से हमें संतुष्टि मिल जाती थी। लेकिन जब शादी हो गई, शादी के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके से पुनः एक बार राजनीति में आने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय परिवर्तनशील होता है, और परिवर्तन के साथ साथ कहीं ना कहीं जीवन में भी परिवर्तन आता है जी। जब मैं राजनीति में आने का मुझे अवसर मिला तो आप ताज्जुब करेंगे कि मेरी शादी को भी 24 साल हो चुके थे उस वक्त। हाँ जी, मेरा एक बच्चा 12th कर चुका था, एक बेटी मेरी 8th में पढ़ रही थी, बच्चा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम। तो उस टाइम अचानक 2003 में जी मेरे सामने एक ऑफर आया कि इस तरह से यहाँ पर ये महिला सीट रिजर्व है, और उससे पहले महिला काशीपुर की राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाई। बिल्कुल सही। मतलब राजनीति में वैसे तो काम कर रही थी, लेकिन पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रही थी। जी। लेकिन यदि ये देखा जाए कि नगर पालिका में उसमें नहीं थी कोई महिला, और ये हमारी 100 वर्ष से भी पुरानी नगर पालिका थी। बिल्कुल सही। तो जब पहली बार जब मेरे सामने ये विषय आया तो मुझे लगा कि ये तो एक मतलब बिन चाहे मोती मिले मांगे मिले ना भीख, वो वाली बात हो गई जी, कि हम चाह भी नहीं रहे थे और हमारे सामने एक प्रस्ताव आया है। तो मैंने ये कहा कि क्योंकि मैं एक
संयुक्त परिवार में रहती थी उस टाइम। तो मैंने कहा कि मैं एक में मेरी मदर इन लॉ भी थी घर में जी। और जब घर के बड़े होते हैं तो नेचुरली है कि उनसे परमिशन लेना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी होता है, भारतीय संस्कृति में तो हाँ, खास कर। जरूरी होता है। तो मैंने कहा मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, जी। मैं अपनी मदर से पूछकर आपको अभी जवाब देती हूँ। मैंने अपनी मदर के सामने ये प्रस्ताव रखा, मैंने कहा इस तरीके से मेरे सामने एक ऑफर है, क्या मतलब आप चाहेंगी कि मैं राजनीति में यहाँ हाँ कर दूं और मैं इलेक्शन लड़ लूं? जी। तो मेरी मदर इन लॉ ने सबसे पहला ये कहा कि अवसर कभी कभी मिलते हैं और यदि तुम्हें ये अवसर मिला है तो इसमें तुम जरूर इस अवसर को प्राप्त करो और मेरी तरफ से तुम्हें पूर्णतः परमिशन है। उनकी ये परमिशन का उनका कहना और तुरंत मैंने फोन उठाया और मैंने कहा हाँ जी मैं जो हूँ इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। तो क्या इसका श्रेय आप अपनी मदर इन लॉ को देंगे? मैं बिल्कुल देती हूँ, अगर वो शायद मुझे मना कर देती, क्योंकि देखिए संयुक्त परिवार में यही होता है कि आपको पूरे परिवार को भी साथ लेकर चलना पड़ता है और जहाँ जब बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध आप कुछ नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन मैं मतलब सौभाग्यशाली रही कि मेरी मदर इन लॉ मैंने जो चाहा, मैंने कुछ समय तक मैंने अपना पेंटिंग स्कूल खूब चलाया, वो भी मैंने मदर इन लॉ की इच्छा से। मैंने कहा जब तुम्हारे पास हुनर है तो उसको करो भाई। इससे पहले मैं पेंटिंग स्कूल चलाती थी, राजनीति में आने से पहले टीचर भी रही। उन्होंने कहा करो जो करना है करो, उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया, ये उनकी सबसे बड़ी बात रही। तो उनका जब मुझे इतना बड़ा साथ था तो मुझे लगता है जीवन का कोई भी रास्ता आगे बढ़ने के लिए कहीं भी कोई मेरे सामने कोई ऐसी चुनौती नहीं रही कि भाई मैं पहले परिवार से जूझूं जी। तो मैं ना उस पर मैंने तुरंत कहा, मैंने हाँ कर दी और वो मेरे जीवन की धाराओं को बदलने वाला वो पहला चुनाव था मेरा जी। कि उस पहले चुनाव को यदि मैं जीत जाती हूँ तो मैं राजनीति में प्रवेश कर जाती हूँ और अगर क्योंकि पहली बार एक महिला चुनाव लड़ रही बिल्कुल और वो भी इंडिपेंडेंट अगर नहीं पहला चुनाव में जो बीजेपी से बीजेपी की ओर पहले बार इंडिपेंडेंट हाँ जी पहला चुनाव मुझे बीजेपी के टिकट पर बीजेपी ने ही दिया था, प्रस्ताव बीजेपी की ओर से बीजेपी ने ही टिकट दिया था मुझे। नहीं यहाँ एक्चुअली में महिला सीट रिजर्व थी, उस महिला सीट को रिजर्व के लिए एक महिला चाहिए थी। मैं समझ गई हाँ जी, इसलिए जो है फिर बस इस तरीके से राजनीति में मेरा एक मैं थोड़ा जिक्र मैं आपके पिताजी का भी करना चाहूंगी। वो एक पुलिस ऑफिसर की आप बेटी हैं, तो मुझे लगता है बचपन से ही अपने घर के माहौल में आपने वो शासन और अनुशासन का माहौल देखा है, उन तौर तरीकों को देखा है, तो कहीं ना कहीं उन तौर तरीकों ने भी आपके राजनीतिक सफर में मदद की होगी। बिल्कुल की है, क्योंकि भय क्या होता है वो हमने कभी जाना ही नहीं जी। क्योंकि जो हमारा जो माहौल था, हम लोग अक्सर जो थाने हुआ कर जैसे कानपुर है, ये जो बड़े बड़े इसमें वहां पर हम लोग रहे, आगरा रहे, तो हमने हर टाइम जो अपने आसपास का माहौल था, पुलिस का माहौल हम लोगों ने देखते थे और किस तरीके से जो अपराध होते हैं, अपराधियों को कैसे किया जाता है, वो सब हम देखते थे जी। तो इसलिए डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी हमारे अंदर, और नहीं पुलिस से लोग देखते ही घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पूरी तरीके से इसके लिए हम तैयार थे। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने भी वो जो जिंदगी थी इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई कि पहले पापा की छाव में हम उस तरीके से पले बड़े और फिर लकीली आपकी जो मदर इन लॉ थी उनका भी पूरा बहुत साथ दिया। एक चीज मैंने अभी जिक्र की थी थोड़ी देर पहले कि आपने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी बिकॉज आप अपने बच्चों को थोड़ा ज्यादा वक्त देना चाहती थी। ऐसा हुआ कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, मेरी शादी मेरी हो चुकी थी, बच्चे छोटे थे। मेरा जो सबसे छोटा बच्चा था वो मेरा 1 साल का था। ओके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भाई देखिए, जब माँ चली जाएगी कि चाहे कोई काम करने वाले भी हों, फिर भी एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे ने पॉटी कर ली जी जी जी। उसमें जब मैं आई तो वो थोड़ा परेशान हो रही थी। तो उसमें मुझे लगा कि जब मैं ऐसी जॉब से कोई फायदा नहीं है कि जब मेरे बच्चे के लिए मेरी मदर इन लॉ परेशान है ना ज्यादा, तो मैंने निर्णय उसी टाइम लिया। मैंने कहा मैं इस जॉब को करना ही नहीं है, मुझे अपने बच्चे देखने हैं। एक ममता की पुकार थी। हाँ, मैंने इसलिए वो जॉब पे हमने तुरंत अपना रिजाइन दे दिया और मैं फिर उसके बाद बच्चों को देखती रही। उसके बाद बच्चों की 8th तक शिक्षा भी मैंने खुद ही अपने बच्चों को देती रही। बाद तक फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए, आगे निकलते गए, तो फिर मैंने पूरा ध्यान अपना बच्चों पर आकर किया। ये बहुत खूबसूरत चीज है, क्योंकि एक ममता के पर्सपेक्टिव से हम इस चीज को देखते हैं। लेकिन आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो इस फेज से गुजर रही हैं, जॉब करती हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कोई संदेश? देखिए, मैं उनको ये हमारी जो प्रथम
आवश्यकता है वो हमारे बच्चे हैं। यदि प्रारंभिक जीवन में हम बच्चों को उस दिशा तक नहीं ले जा पाए और बच्चे किसी गलत रास्ते पर पड़ जाते तो शायद जीवन वो हमारे लिए कभी सुधार नहीं हो सकता है उन बच्चों का। और अगर जॉब करती है, अगर संयुक्त परिवार में रहती हैं तो आप समझ लीजिए उनके बच्चे सुरक्षित हैं। संयुक्त परिवार में कभी बच्चों के बिगड़ने का अंदेशा नहीं, लेकिन जब अकेले रहते हैं, क्रच में जाके बच्चों को छोड़ देते हैं, वो बच्चों को कैसा खाना दे रहे हैं, उनका मानसिक विकास हो रहा है, उनका बौद्धिक विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये शारीरिक विकास हो रहा है, ये सबका ह्रास होता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जॉब करिए, लेकिन जहां अपने स्वयं के लोग बच्चों को देखने वाले हों, उस स्थिति में आप करिए। और वैसे तो ये नहीं कि संघर्ष है, तो जीवन का नाम ही संघर्ष है। जी बिल्कुल। और यदि संघर्ष नहीं किया, ये सोच के नौकरी छोड़ दी कि नहीं अब, क्योंकि दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होती है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप छोड़ दीजिए, दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होती है। तभी मैंने वो पूछा है कि आपके लिए कितना? दोबारा बहुत मुश्किल होती है। मैंने ट्राई भी नहीं किया दोबारा, मैंने सोचा ही नहीं, मन से ये विचार ही खत्म कर दिया कि मुझे आगे जॉब करनी है। मैंने इसके बाद अपना पेंटिंग स्कूल खोला, मैंने वो चलाया आराम से, मैंने करीब 7-8 साल वो चलाया। और मेरा काशीपुर में पहला स्कूल था जो बहुत बड़े स्तर पर चलता था। काबिल तारीफ। बस यही काम करती थी मैं। उसके बाद में बिल्कुल मेरे मन में ये भाव ही नहीं आया मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। कहीं ना कहीं आपने अपने पैशन को भी अपना लिया था। हाँ, मेरा बस वो सबसे, मैं आज भी करती हूँ, वो पहले भी करती थी, अब थोड़ा सा खाली समय मिला, मैं अभी भी करती हूँ। बहुत खूब। अच्छा, आपके थोड़ा मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी आप रही हैं, कबड्डी, खो खो, जैवलिन थ्रो, कभी राजनीति की ओर रुख करने की बजाय आपको कभी लगा नहीं कि मैं अपने खेल की दुनिया में ही आगे बढ़ूं? देखिए, ऐसा होता है, जब मैं खेलती, मैं विश्व में कानपुर उसकी सचिव भी रही हूँ मैं खेल में। अरे वाह। हाँ जी, मैं ऐसा हुआ कि उस टाइम खेलते थे हम लोग जी। तो पहले तो हमें अपना लोकल स्तर पे गए, प्रदेश स्तर पे गए, फिर राष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहले हम लोगों ने खेला जी। राष्ट्रीय स्तर पे खेलने के बाद हमारा जब चयन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हुआ, एक बार जाने के बाद फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद दोबारा जब ऑफर आया तो नहीं गए, वहीं उसी टाइम हमने अपने खेल को जो है तिलांजलि दे दी कि अब बस खेल यही तक सीमित है, अब जिम्मेदारियां जो आई हैं मेरे ऊपर, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, ना कि अपना खेल की। कभी मन में कभी ये विचार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है राजनीति के जरिए भी आप खेल की दुनिया में बहुत कुछ कर सकती है। तो अगर मैं बात काशीपुर की स्थिति की करूँ, स्पोर्ट्स इन काशीपुर, तो एक मेयर के रूप में आपने काशीपुर के स्पोर्ट्स के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए क्या बदलाव लाए? देखिए, जब मैं नगर पालिका या नगर निगम में रही जी, तो अक्सर ऐसे बातें आती थी, बच्चे भी मेरे पास आते थे कि इन बच्चों को, कुछ बच्चों को ऐसी भी परेशानी होती थी कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारण, पैसा सबसे बड़ी कमी होती है, बिल्कुल, वो नहीं बढ़ पाते थे। तो उनको ऊपर तक बात करके हमें उनको कहाँ तक पहुंचाना है, किससे बात करना है, लेकिन उनको उनका रास्ते तक ले जाने, ये सबसे बड़ा मेरा जो है उद्देश्य रहा। और मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि अधिक से अधिक बच्चे मेरे माध्यम से अगर मेरे पास आते हैं तो वो खेल की उस दुनिया में जरूर जाएं जहां वो अपनी पहचान बनाए। बहुत खूब। यानी कि आपने खुद भले ही खेल छोड़ दिया, लेकिन जो दूसरे नन्हे सपने पनप रहे थे उन्हें एक दिशा दी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत। जब थोड़ा सा मैं फिर एक बार पीछे जाना चाहूंगी, जब आपने एज ए मेयर काशीपुर शहर में अपना कदम बढ़ाया, तो उस वक्त के हिसाब से अगर हम देखें, क्या आपको सबसे बड़ी समस्या काशीपुर में लगी कि अभी सबसे पहली प्रायोरिटी मुझे इस समस्या पर काम करना है? देखिए, जब मैं सबसे पहले मैं आपको ले जाती हूँ 2003 में जी। जब मैं 2003 में आई, तब हमारा शहर, जो आज आपको शहर नजर आता है, वो शहर ऐसा नहीं था। शहर को बहुत आवश्यकता थी काम की जी। 2003 से 2008 तक इसी काम में हम लोग लगे रहे और कोशिश मेरी ये रही कि मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, 6 फीट 7 फीट मिट्टी डाल के हम लोगों को सड़क देते थे। हमारा मुद्दा ये था कि लोगों को सड़क मिलनी चाहिए बस जी, कुछ नहीं, ताकि वो कीचड़ से निकल पाए। बिल्कुल। और उनको ये निकालने का मैंने पूरा 5 साल जो अपना दिया मैंने उस टाइम, वो पूरा मैंने इसी काम में लगाया, पूरा 5। इसके अलावा नगर पालिका की और भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, सरकारी नौकरियां हैं, लोगों को हैं, यहाँ लोग आते हैं, उनको सबको जैसे भी मैनेज कर सकते थे हमने सबको मैनेज किया। इसके अलावा कभी कभी कहते हैं ना कि स्वप्न तो हम बड़े देखते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा जो स्वप्न है वो छूट जाता है।
जब मैं 2008 में जब मेरा कार्यकाल पूरा हुआ तो मैंने वहां पे हमारे पास कोई मीटिंग हॉल ऐसा नहीं था कि हम लोग कहीं बैठ के सब लोग इतने लोग आते हैं मीटिंग कर पाए। तो मेरा सबसे पहले ये रहा कि मुझे एक मीटिंग हॉल बनाना है, तो मैंने काफी चीजों की शुरुआत मैंने वहां से की जो आज भी कायम है। हाँ, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाया। मैंने हॉल बनाया, वो छूट गया, उसको मतलब सही मूर्त रूप नहीं दे पाई मैं। लेकिन जब मैं 2013 में पुनः आई जी, तो मेरे मन में ये भाव था कि सबसे पहले तो मुझे काशीपुर का एक ऐसा मीटिंग हॉल बनाना है जो हमारे उत्तराखंड में कहीं ना हो। और वास्तव में वो हमारा हॉल बनके भी तैयार हुआ। और उसकी बड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी तारीफ की, हमारे और सांसद जी ने, सब लोगों ने बहुत तारीफ की कि तुमने तो हमारा भाई विधानसभा जैसा तुमने तो ये हॉल बना दिया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा काम करना। जी। इसके अलावा काशीपुर को बहुत आवश्यकता थी। वो सबसे पहले हर घर में आज जो कूड़े की गाड़ियां आपकी जा रही हैं वो हमने शुरुआत की कि हर घर में, उस टाइम 20 वार्ड हुआ करते थे 2013 में जी, 20 वार्ड तक यही प्रयास रहा, खुद जाती थी मैं कि हर घर तक गाड़ी पहुंचे, लोग सड़कों पे कूड़ा ना डालें, गाड़ी के अंदर डालें। इसके अलावा हमने जो सर्दियां होती हैं तो लोग सड़कों पर पड़े रहते हैं जी, उनके लिए रैन बसेरा बनाना है। कुत्तों के लिए एक बहुत बड़ा उनके कि किस तरीके से जो है इनकी पॉपुलेशन जो है कम की जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा करीब 65 लाख रुपए की बिल्डिंग खड़ी करी, जो आज ऑपरेशन बहुत सफलता पूर्वक हो रहे हैं, चल रहा है आज की। कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जब कोई आगे आने वाला होता है तो उनको पूरे होते चले जाते हैं। कभी ये परेशानी थी, हमारे पास टेंचिंग ग्राउंड नहीं था, कूड़ा कहाँ डालें, या तो सड़कों पे डालें या यहीं कहीं बाढ़। उसका प्रयास किया गया कि भाई हम उसको भी करें, वो भी हम लोगों ने किसी तरह लिया करा, फिर धीरे धीरे उसको भी हमने बढ़ाया। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, मूलभूत आवश्यकताएं काशीपुर की सड़क है, पानी है, बिजली है, इसको हम मूलभूत आवश्यकता कहेंगे जी। तो ये इन मूलभूत आवश्यकताओं को हम यदि पूरा कर सकते थे तो वो नगर निगम के माध्यम से ही हम पूरा कर सकते थे जी। उसमें कहाँ पानी की आवश्यकता है, पानी की व्यवस्था की गई। इस बीच में 18 आया तो वहां अमृत योजना एक आई कि जहां 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है वहां गवर्नमेंट ने अमृत योजना दी, तो हमने अमृत योजना लेकर आए। उसके लिए बल्कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी विज्ञान भवन में मीटिंग हो रही थी, खड़े होकर हमने जो है विरोध किया कि हमारा मतलब छोटे 1-1 लाख वाले लोग नहीं थे उसमें जी। हमने खड़े होकर कहा कि हम लोग कहाँ जाएंगे छोटे वाले जी। और आप सोचिए, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अलग समय दिया और हमें जो है ये करना, फिर हमें ये अमृत योजना हम यहाँ पर लेकर आए, जो आज भी घर घर पानी जो है नई तरीके से नई टंकियां बनी। तो ये कुछ अधूरे कार्य रह जाते हैं, वो आने वाले लोग अपना धीरे धीरे करते रहते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से काम है। यहाँ से एक लक्ष्मीपुर माइनर जाती, उसका नाम है, आपने भी सुना होगा, अक्सर शहर के बीच से होके नहर जाती, सिंचाई विभाग की नहर थी, वो नगर नहीं। तो वो यानी कि मेरे 20 साल का संघर्ष, यानी 2003 से लेकर, और जब मैं यहाँ मेरा ये कार्यकाल का समापन हुआ 2018 के में 23 का मैं जब समापन हुआ, निरंतर संघर्ष के बाद अंततः हमें जो है उसमें सफलता मिली। और भारत सरकार से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी ने भी उसमें हमारा बहुत सहयोग किया। मैं बराबर कहती थी वहां से तो मेरी बात चल रही है, लेकिन आप यहाँ से एक लेटर लिखकर भेजिए। जब तक आप नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत अहम रोल होता है, उन्होंने करा। मेरा कार्यकाल खत्म होने से पहले वो पैसा भी आ गया, वो आज काम जो है निरंतर चल रहा है। ऐसे निरंतर ये प्रयास किया, लोगों को सड़कें भी दी जाएं, पानी भी दी जाए और हर जगह लाइट की व्यवस्था की जाए। जब हमारा दूसरा कार्यकाल आया 2018 वाला, उसमें परिवर्तन आ गया एकदम से। परिवर्तन क्या था? परिवर्तन था कि 20 वार्ड से 40 वार्ड हो जाना जी। 8 वर्ग किलोमीटर के 6 से 49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो जाना जी। तो निश्चित ही चुनौती सामने, बिल्कुल। उस चुनौती के लिए अब ये था कि हमारे पास समय सिर्फ 5 साल है। उस 5 साल में हमें कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो शहरी क्षेत्र में विलुप्त हुए थे, उनको कहीं ना कहीं हमें भी उस मुख्य धारा तक ले जाना है कि वो भी अपने आप को ये समझे कि हम शहरी क्षेत्र में, बिल्कुल। और स्थिति वही थी, कहीं 8 फीट मिट्टी का भरान, कहीं 10 फीट मिट्टी का भरान, मतलब कहीं ऐसा था ही नहीं कि अगर हम मिट्टी ना डालें और उसमें सड़कें बना दें। तो कहीं ना कहीं जो साल 2003 में आपने काम किए थे वो इस बार दोहराने की जरूरत आ गई। फिर दोबारा वो काम दोहराने की जो है आवश्यकता पड़ी।
फिर मेरा जो फोकस रहा वो मेनली ये रहा कि शहर के साथ साथ, शहर में तो काम बराबर होता रहा है, लेकिन जो आउटर क्षेत्र जी। हैं उनको भी उसकी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और निरंतर मैंने यही प्रयास किया कि मैं वहां पर काम करा पाऊं। अपने जो भी साधन थे, जी। जो हमें सरकार से भी, ऐसा नहीं है कि सरकार से भी सहयोग मिलता ही रहता था, तो इन सब को हम लोग करते रहे। बिल्कुल जमीनी स्तर पे आपने काम किया, बिजली का, स्वच्छता का आपने ध्यान रखा, और खास तौर पर जो हमारी आम जनता को जरूरत होती है उन मुद्दों को आपने उठाया। और मुझे लगता है हमारे देश को ऐसे ही राजनेताओं की जरूरत है। मैं एक बदलाव का जिक्र करना चाहूंगी। साल 2013 में, जैसे आपने भी बोला कि पहले 20 वार्ड थे काशीपुर में, फिर 40 हो गए। इसके साथ ही साल 2013 में जो हमारी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी नगर पालिका थी वो नगर निगम में परिवर्तित हो गई। तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक स्तर पर भी काफी सारे बदलाव आए होंगे, तो उन्हें कैसे आपने एग्जीक्यूट किया? नहीं, देखिए प्रशासनिक स्तर पे जो अपना वहां का जो स्टाफ होता है जी, देखिए बिना स्टाफ आपके हाथ पैर हैं। यदि आप उस स्टाफ को अपने साथ मिलकर लेकर नहीं चलेंगे तो शायद आप बदलाव भी नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल। आप ये मत सोचिए कि मैं मेयर हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, क्योंकि अंततः काम तो मुझे उन्हीं के साथ करना है। उनके साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे मेरे अपने कार्यकाल में मेरे साथ करीब 13 या 14 IAS लोगों को काम करने का मुझे उनके साथ मौका मिला। और वो IAS जब हमारे पास बैठते थे, क्योंकि वो हमारे ऑफिस के मुख्य नगर आयुक्त के रूप में उन लोगों ने काम किया, जो यहाँ SDM भी रहता था, हमारे नगर निगम में भी तो उन लोगों के साथ बैठकर जो हम प्लानिंग करते थे, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग, और अपने ऑफिस के साथ बैठकर जो भी करते थे, तो जो भी प्लानिंग करते थे वो हमारी सारी प्लानिंग यही होती थी कि हम किस तरह जनता के बीच तक उसको पहुंचा सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक हम उनको सहयोग दे पाए, उनकी सहायता कर पाए, और अच्छे से अच्छा हम शहर बना पाए। तो बहुत अच्छा मेरे साथ ये रहा कि मुझे अच्छे एक्सपीरियंस, अपने अपने विषय में हर IAS पारंगत होता था। कोई अर्बन का है जानकार है, कोई किसी दूसरे चीज का जानकार है, तो कहीं ना कहीं सबसे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला। क्योंकि जब तक हम अपनी प्रवृत्ति को सीखने की प्रवृत्ति नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझे सब कुछ आता है, नहीं, जीवन भर इंसान को सीखना है। और मैंने भी अपना यही प्रयास किया कि मुझे इन लोगों से, अपने छोटे से भी अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे सीखना है, जिससे कि मैं अपने शहर को एक अच्छे शहर के रूप में देख सकूं। यही मेरा निरंतर प्रयास रहा, और मैंने हमेशा अपने सभी लोगों से मिलकर, उनके साथ बैठकर प्लानिंग की, और उन्होंने जो बात बताई उसको सब ग्रहण भी किया, और इसी तरह से शहर को यहाँ तक हम लेकर आए, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने अक्सर देखा है कि आज भी अगर आप किसी रोड से गुजर जाएं या किसी संस्थान में चली जाएं तो अलग ही क्रेज देखने को मिलता है हमारी जनता के बीच। और जो ये आपकी सकारात्मक सोच है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी वजह है कि आप लोगों के मनों को भी प्रज्वलित करती है। खुद तो आप पॉजिटिव रहती, लेकिन अपनी एक छाप छोड़ जाना वो एक बहुत बड़ी बात है। आपके राजनीतिक सफर की ओर वापस लौटूंगी। एक बदलाव मैंने शिफ्ट देखा है, कभी आपने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं, कभी आपने बीजेपी की ओर से लड़े हैं। तो अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में हम चुनाव लड़ते हैं, उस टाइम का अनुभव मुझे लगता है थोड़ा सा कठिन रहता होगा, क्योंकि आप किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं होती है, उस टाइम आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होती है। आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, जब 2013 में मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो शुरू में थोड़ी घबराहट थी जी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं उस बीजेपी पार्टी को बिलोंग करती हूँ जिसने मुझे 2003 में नगर पालिका अध्यक्षा का टिकट देकर मुझे वहां तक पहुंचाया। मेरी यदि पहचान बनी थी तो उस पार्टी से बनी, इसलिए उस पार्टी से बगावत करना जी, ये बहुत मतलब था। और मैं बगावत मैंने करी, लेकिन मैं दिल से कभी भी उस पार्टी को नहीं भुला पाई। मैं हमेशा, मेरे मन में एक बहुत बड़ी ऐसा रहा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। लेकिन ऐसा है ना कि वही मैं बार बार यही कहती हूँ कि चुनौतियों को जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं, तब तक चुनौतियां आपके पास आएंगी भी नहीं। बिल्कुल, ये सोचकर कदम आगे बढ़ाया और
मैं देखा ही नहीं कौन वोट दे रहा है कौन नहीं दे रहा, हम अपनी बातें कहते चले गए, क्योंकि 2003 से 2008 तक मुझे शहर की गली गली का अनुभव हो चुका था। बिल्कुल। शहर के हर परिवार को मैं जानने लगी थी, शहर के स्कूलों के बच्चों को सबको मैं जानती थी, हर जगह बहुत अच्छी मेरी पहचान बन चुकी थी। तो इसलिए जब मैंने अपना 2008 में मैं आई तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं कि उषा चौधरी कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग मुझे जानते थे, लेकिन मन में अंदर से फिर भी एक भय था। ये भय था कि मैं एक ऐसी पार्टी के सामने चुनाव लड़ रही हूँ, शायद वहां से मुझे कहीं ऐसा ना हो अंत में जाके निराशा मिले। लेकिन मैं अपनी काशीपुर की हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, बड़े थे उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, कि शायद जब रिजल्ट निकला तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने बड़े मार्जिन से मुझे जीत मिलेगी जी। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी वो जीत अपनी नहीं थी, वो जीत इस जनता की थी जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, तभी शायद मैंने निर्दलीय चुनाव में जीत पाई। यदि मुझे उनका स्नेह ना होता, प्यार ना होता, तो शायद ये चुनाव भी नहीं जीता जा सकता। बिल्कुल। और उस चुनाव को जीतने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब लोगों ने तो मुझ पर विश्वास किया है जी। अब मुझे लोगों का विश्वास को किस तरीके से पूरा करना है। बिल्कुल। ये मतलब सबसे पहला जीतने के बाद मेरे हृदय में यही बात आई कि मुझे अब लोगों के बीच रहना है, कुछ करके दिखाना है, मेरा घर यदि है तो सिर्फ ये मेरा घर है, यही सोच के जो है बस आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो सचमुच जनता के प्यार ने जो आपको जीत दिलाई, उसको आपने भी बहुत खूबसूरत तरीके से कायम रखा है और आज तक रखा है, क्योंकि भले आप अभी मौजूदा मेयर नहीं है काशीपुर की, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के मनों में आज भी आपकी लोकप्रियता पहले से भी ज्यादा मुझे लगता है कायम है उसी तरीके से। कई बार हम अगर भारतीय राजनीति की बात करते हैं, भारतीय जनता की बात करते हैं, तो एक मुद्दा हमारे सामने अक्सर आता है कि राजनेता बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं लेकिन अपने वादों पर उन उम्मीदों को पूरा नहीं करते, अपने वादे पूरे नहीं करते। तो बात जब हमारे प्लान्स से, जो हमारे पेपर्स पर होते हैं, उनके एक्चुअल एग्जीक्यूशन की आती है, हालांकि आपने अभी बताया कि आपने कितने जमीनी स्तर पर काम किया है, बात अगर सेफ्टी की हो, सफाई की हो, रोड्स की हो, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कितना चैलेंजिंग होता है जनता के विश्वास को बनाए रखना और जो हमने एक रोड मैप तैयार किया है कागजी तौर पर, उसे एग्जीक्यूट करना। देखिए, जब जनता आपको किसी शीर्ष पर पहुंचाती है तो निश्चित ही उसकी कहीं ना कहीं आपसे आशा भी रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आप उस आशा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता जिस तरीके से आपको अर्श से बहुत जल्द अर्श से फर्श तक भी ला सकती है। सच। ये उस जनता के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप कुछ हासिल करने के बाद उनसे अलग हो गए तो शायद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जीरो हैं जी। आपकी पहचान यदि है तो आपकी पहचान उस जनता से है जिसने आपको वहां तक पहुंचाया। कितना मुश्किल आंधी हो, तूफान हो, वो वोट देने जा रहे हैं, आपको नहीं जा रहे हैं। अगर वो वोट देने नहीं जाएंगे तो आप कहां से जीत दिखाएंगे? बिल्कुल। आप उसको जीत नहीं दिखा सकते हैं। सच। रही वायदों की बात, तो मैं हमेशा एक बात कहती थी कि मैं देखिए वायदे नहीं करती हूँ। मैंने कभी भी वायदा नहीं किया। मैंने कहा हाँ मैं शौचालय बना दूंगी, ये कर दूंगी, जगह जगह बहुत बने, इस वाले मेरे पीरियड में जगह जगह हाईटेक शौचालय बने, ये सब बना, लेकिन मैंने वायदा नहीं किया। लेकिन एक मन में ये था कि जो जनता बार बार मांग कर रही है तो कुछ ना कुछ तो मांग कर ही रही है, उसको वो आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। जैसे एक अभी आपने देखा होगा, अभी उद्घाटन हुआ था, एक चौराहे पे बना हुआ है महिला टॉयलेट, केवल महिलाओं के लिए जी। वो पिंक टॉयलेट, हाँ पिंक टॉयलेट, वो मैंने दिल्ली से देखा जी। और दिल्ली से देखने के बाद मेरे मन में आया हमारे यहाँ क्यों नहीं है। अच्छा, महिलाएं मुझसे अक्सर कहती थी कि मैम पुरुषों के लिए तो आपने जगह जगह कर दिया, महिलाओं का आप बारे में कुछ नहीं सोच रही हैं, आप महिला होकर। तो ये मेरे मन में एक बहुत बड़ा था कि मैं पिंक टॉयलेट का काम जरूर कराऊं। तो मैंने वो फिर पिंक, हालांकि मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन वो पिंक टॉयलेट का जो आधारशिला थी वो रखी गई और वो आखिर बनके तैयार किया। आज महिलाएं जाती हैं, खुश होती हैं कि क्योंकि इसमें कोई पुरुष नहीं जाता है। जी जी। तो आज महिलाएं, चौराहे वाली जगह ऐसी कि हर महिला चौराहे पर जाती है जी। तो ऐसी बहुत बार इंसान ऐसे ना अपने आसपास के जब दूसरे शहरों में जाता है। हमारी मेयर कॉन्फ्रेंस होती थी, जब मैंने कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ी, क्योंकि हर कॉन्फ्रेंस में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था।
लोग अपने शहर में क्या काम कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, वो सब अपने अपने एक्सपीरियंस जो बताते थे उससे हमें सीखने को मिलता था, और वो फिर हम अपने शहर में भी लाने का प्रयास करते थे जी। तो यही रहा कि आप कोशिश करते रहिए, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो है। तो ये सोच कर कि आप कोशिश करते रहिए, आपको जो है रिजल्ट भी चाहे वो एकदम से ना मिले लेकिन धीरे धीरे आपको मिले। निरंतर प्रयास की जरूरत, निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, वो निरंतर प्रयास करना। हालांकि मैम अभी आप मौजूदा हमारी मेयर नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी लोकप्रियता कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो आपने अर्न की है, कमाई है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपका कार्यकाल था और जो आज हमारा काशीपुर है, क्या लगता है क्या हमारे काशीपुर आज सही दिशा की ओर जा रहा है या आप कोई बदलाव सजेस्ट करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि क्योंकि राजनीति है ये सदा स्थिर नहीं है, ये अस्थाई पद है जी। 5 साल आप रहते हैं, बिल्कुल। 5 साल के बाद पता नहीं आपको दोबारा टिकट मिलता है, आपका चुनाव होता है या जनता आपको भेजती है या नहीं भेजती है। तो एक तरीके से देखा जाए 5 साल का अस्थाई पद है और इस 5 साल में ही हमें अपने आप को साबित करना होता है जी। अब जो काम देखिए हर कोई, ये तो पीढ़ियों से चला जा रहा है, अगर पीढ़ियों का कोई काम अधूरा रह गया तो आने वाली पीढ़ी उसको पूरा करती है जी। इसी तरह चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जो भी हो, जब एक व्यक्ति का कार्यकाल खत्म होता है तो दूसरा व्यक्ति जब उस पर आता है तो कहीं ना कहीं वो भी अपना पूरे मन से ये प्रयास करता है कि मैं भी उतना ही काम करूं, उससे ज्यादा अच्छा काम करूं और शहर को, क्योंकि नित्य नई शहर की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। सड़कें निरंतर टूटती रहती हैं, अगर टूटेंगी नहीं तो बनेंगी कैसे जी। आज हम देखते हैं कि आज हमारे यहाँ जो गाड़ियों का जो दबाव है इतना अधिक है सड़कों पर कि अगर हम कहीं जाना चाहते हैं वहां भी हमें जो हमारी 10 मिनट की जगह है वहां 20 मिनट में पहुंच पा रहे हैं। तो दबाव के साथ साथ तो कहते हैं कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास तो निरंतर चलता ही रहेगा और आज भी जो मौजूदा मेयर हैं अच्छा काम कर रहे हैं, आगे उन विकास कार्यों को आगे लेकर जा रहे हैं और निरंतर वो भी ये कोशिश करते हैं कि नई नई योजनाएं में लाऊं, नया नया काम करूं। तो ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी तरफ से अच्छा काम करते हैं। आज भी वो भी बहुत अच्छा काम करके आगे लेके शहर को चल रहे हैं। जी, उन्होंने भी मेरे ख्याल से खासकर सड़कों पर पर्सनल लेवल पे काम किया, वो खुद जाते थे, पूरा उसका एनालिसिस करते थे बिना आप जब तक पर्सनल लेवल पे काम नहीं करेंगे आपको क्या पता कि कहाँ किसको कितनी आवश्यकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं जरूरत ही नहीं है और आप वहां सड़क बना रहे हैं। जी जी। जब तक आप पर्सनल लेवल पर जाकर स्वयं किसी की समस्या को नहीं समझेंगे तब तक आप काम भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं योजनाओं की ओर थोड़ा रुख करना चाहूंगी। जैसे अभी आपने बताया कि मैंने पिंक टॉयलेट दिल्ली में देखा और फिर मैंने सोचा कि हमारे शहर में क्यों नहीं। क्या आज भी कोई ऐसी योजना है जो आपके दिमाग में चलती है और आप चाहती है कि हमारे शहर में भी मैं चाहती हूँ ये योजना जल्द ही आए? देखिए, बड़े शहरों की तुलना में हमारा की एक तो पॉपुलेशन भी का भी होता है जी। तो अब जैसे आप यहाँ से ज्यादा में 6-6.5 लाख की पॉपुलेशन देहरादून की है, हमारे सबसे बड़ा है देहरादून जी। वहां में यहाँ में आप अंतर देखते होंगे, हम देखते हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं जी जी। उन पर कहीं ना कहीं अच्छे वो लगाए गए हैं जी। और वो रात में बहुत सुंदरता नजर आता है। पहली बात तो है कि हमारा शहर बहुत पुराना है, हम नए शहर में तो बदलाव ला सकते हैं लेकिन हम पुराने शहर में बदलाव कैसे लाएं, पुराने शहर की सड़कों को चौड़ी कैसे बनाएं। जो भी कुछ हमारे पास है हमें इसी में सब कुछ करना है जी। अपनी योग्यता इसी में हमें दिखानी है और हर व्यक्ति प्रयास करता है कि मुझे इसी में, लेकिन हाँ जो आगे का बढ़ता हुआ हमारा शहर है वहां आप देख रहे हैं उसमें चौड़ी सड़कें भी आ रही हैं जी जी। जो लोग अपना अलग से अपने मकान बना रहे हैं, रेजिडेंसी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें चौड़ी चौड़ी सड़कें दे रहे हैं, सारी सुविधाएं, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो कभी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बड़े बड़े शहरों में, वो आज हमारे यहाँ भी है और हमारे यहाँ उस कॉन्सेप्ट को आने से कहीं ना कहीं बदलाव तो आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये बदलाव आया है क्योंकि वहां उनकी व्यवस्था भी अपनी होती है जी। वहां आपकी सफाई की व्यवस्था अपनी है, वहां बिजली की व्यवस्था अपनी है, आपकी पानी की व्यवस्था अपनी, तो निश्चित ही जैसे मान लीजिए यहाँ मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, यहाँ प्रकाश सिटी है जी। प्रकाश सिटी में आज जो भी है वो प्रकाश सिटी इतना बड़ा, वो मतलब एक छोटा शहर बन गया है। वहां कम से कम 500 से 700 फैमिली रह रही है जी जी। तो 500 एक छोटा सा टाउन ही हो जाएगा, जो पहले उसको हम देखें तो छोटा सा टाउन। लेकिन आज वो जिम्मेदारी कम है
क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां उनकी अपनी है। जी, उन्होंने अपने उस- को भार उठा रखा है खुद से। अपने आप भार उठाते सब, जो इस तरह की सोसाइटी बनी है उससे कहीं ना कहीं काफी राहत मिली है। वो लोग स्वयं की अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। जी ये बात दूसरी है कि भाई कूड़े की आवश्यकता वो लोग कहाँ पेंगे, तो कूड़े की गाड़ियां उनके शहर में उनके जी, में जाएंगी, कॉलोनीज में जाती कूड़ा लेकर आएंगी, ये बात दूसरी है। लेकिन बाकी जिम्मेदारी उनकी अपनी है, से बहुत सहयोग मिला है इससे। जी जी तो अब जो सपन हम देखते हैं बड़े शहरों का, तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है हमारे यहाँ भी। और आज इतनी बन चुके हैं, हमारे यहाँ रेजिडेंसी इतनी बन चुकी है कि मैं समझती हूँ कि आने वाला समय कहीं ऐसा ना हो यहाँ दिल्ली और लखनऊ यही नजर आने लगे। काशीपुर भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी काशीपुर के भी एक नाम से मेट्रोपॉलिटन सिटी आ जाए, जाना जाए। धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जी जी, आप तो मैम मुझे लगता है काशीपुर का लगना क्या, खैर ये तो जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है, आप काशीपुर का चप्पा चप्पा जो है आप उससे वाकिफ हैं, काशीपुर वासियों से वाकिफ हैं। अगर मैं काशीपुर वासियों की बात करूं, ठीक है उन्होंने वोट दिया, उन्होंने जिताया, अपना जो कैंडिडेट है उनको चुना, लेकिन और चीजों में जो आप कोशिश करते हैं अपने काशीपुर वासियों के लिए, उसमें उनका कितना सहयोग रहा? कि अगर आप एक और सफाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो काशीपुर वासी उसमें कितना साथ दे रहे हैं, या कोई और मुद्दा कितना सपोर्ट देखिए, मिला? मैं अपने समय की बात बता सकती हूँ जी कि जब हमने ये डोर टू डोर शुरू किया, हमने कुछ घरों में बाल्टियां भी दी अपनी। कुछ ने उसको महत्व को समझा, कुछ ने नहीं समझा। तो उसका पर क्या होता है, हमने जा के समझाना पड़ता था जी। और जब गलियां साफ रहने लगी तो लोगों को ये लगने लगा कि यदि कूड़े वाली गाड़ी में हम कूड़ा डालेंगे तो हमारी गलियां साफ रहेंगी, हमें सफाई है हमारे ऊपर निर्भर करता है। और हुआ, असर आज भी है। गलियों में जाती हैं, अब सोसाइटी में सबकी जाती हैं, कहीं भी आपको सोसाइटी में कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा आज आपको। जी जी, क्योंकि वहां सब जगह गाड़ियां जाती हैं, सबको पता है कि जब गाड़ी आएगी तो हमें गाड़ी में ही कूड़ा डालना है। जी। परिवर्तन तो देखिए हुआ है, ऐसा नहीं है परिवर्तन क्योंकि नहीं कई बार हम सिविक सेंस भूल जाते हैं एज अ सिटीजन, क्योंकि हम हर बार सरकार को दोष सरकार को दोष देना बड़ा आसान होता है कि ये आप नहीं ये करा, बिल्कुल वो नहीं सही करा। कह रहे हैं, वो हम ही लोगों को करना। जो बदलाव जी। यदि हम शहर में लाते हैं वो वहां की जनता को ही बदलाव लाना पड़े। राइट। हम इंदौर शहर की बात क्यों हर जगह जी। पूरे उस पर इंदौर क्यों इंदौर छाया हुआ है? क्योंकि इंदौर में रहने वाले वहां के नागरिक वहां के निगम को सबसे बड़ा सहयोग देते हैं, इसीलिए निगम इंदौर का सब नक्शे में छाया हुआ है। जी। तो ये तो बहुत निर्भर जो है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं करते हैं, और ऐसा धीरे बदलाव आ रहा है। और हमारे काशीपुर में भी एक समय आप देखेंगी, अभी भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बदलाव लाया जाए। जी जी। तो काशीपुर में भी आपको मिला है, अभी और ज्यादा भी देखने को मिलेगा। जी, निसंदेह इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है आप जैसे राजनेता रहेंगे, अभी मैंने फिर ऑब्जर्व किया, आप अभी भी एक सकारात्मक सोच के साथ ये लेकर बैठी हैं कि काशीपुर जरूर हमारा बहुत जल्द एक खूबसूरत शहर कहलाएगा और एक सक्सेसफुल सिटी के नाम से जाना जाएगा। मैं हमेशा अपने हृदय में ये मानती हूँ कि सकारात्मकता को आप लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको सब अच्छा नजर आएगा। अगर आप नकारात्मकता को लेके आएंगे तो नकारात्मक तो हमारे अंदर भी बहुत बुराइयां हैं जी, ऐसा तो नहीं है हमारे अंदर बुराई नहीं है। तो ये सोच के आप जो अपनी जो सोच है उसको सकारात्मक बनाएंगे तो आगे आने वाला समय जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि बदलाव होता है धीरे धीरे होता है और हो रहा है बदलाव। मैम, हमने थोड़ी सी पास्ट की बात की, हमने प्रेजेंट सिनारियो की बात की, थोड़ा सा मैं आपके फ्यूचर के बारे में जानना चाहूंगी। आने वाले वक्त में जनता क्या आशा लगाए, आप किस रूप में हमें देखने को मिलेंगे? क्या कोई और आपके प्लान्स है राजनीति की दुनिया में? देखिए, ऐसा है कि आदमी का दिल तो बच्चा है, वो हमेशा चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ करता ही रहूं जी। क्योंकि अगर आप जो है बैठ गए तो आपको बहुत जल्दी अनेक बीमारियां घेरना, उनका घर बन जाता है। हाँ, यदि हमारी पार्टी चाहेगी, सरकार चाहेगी, लोग तो अगर कोई जिम्मेदारी देंगे तो उसका निर्वहन किया जाएगा। यानी कि आप तैयार हैं पूरे तरीके से? हाँ, अभी तो है दमखम। बिल्कुल, और वो दिखता भी है बिल्कुल जाहिर तौर पर। मैम, मेरा आखिरी सवाल, जो भी हमारी बच्चियां हैं, खासकर फीमेल, जितने भी फीमेल फिगर्स साक्षात्कार को देख रहे हैं और जो ये सोचते हैं कि मैं भी भविष्य में आपकी तरह एक राजनेता बनूं, राजनीति की दुनिया में अपना नाम रोशन करूं, अपने देश की सेवा करूं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे वो अपनी इस राजनीति की यात्रा को शुरू करें, किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, कोई भी चाहे राजनीति हो या कोई और विषय, कुछ कहकर नहीं आता। आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि अगर वास्तव में आप
राजनीति की ओर जाना चाहते हैं तो आपके अपने विचारों को मोड़ना होगा। और जब आपको अंदर से ही राजनीति की हर बात को जानने का प्रयास करना पड़ेगा, और जब आप उस प्रयास के साथ सब बातें जानने लगेंगे जी, आपको धीरे धीरे आपको पार्टी के अंदर जाना भी होगा, अपना समय भी देना होगा। और जब आप ये इन सब चीजों को करेंगे, कहीं पारखी की नजर बहुत होती है, पार्टी की नजर भी बहुत पारखी होती है जी। पार्टी स्वतः ही ऐसे लोगों को खुद निकाल के ले जाती है। बच्चे आगे बढ़े, आज का भविष्य बच्चों का भविष्य है। बिल्कुल, बच्चे आना चाहते हैं और बच्चे आज की तारीख में बड़ों से ज्यादा बेहतर करके दिखा सकते हैं। मेरा अपना मानना है जो हमने किया, आज के बच्चे जब राजनीति में आएंगे वो और बेहतर करके दिखा सकते हैं, क्योंकि युवा शक्ति एक ऐसी, उनके अंदर एक स्टैमिना तो है ही। जी बिल्कुल। इस स्टैमिना के साथ साथ एक नया कुछ कर गुजरने का एक जज्बा भी है उनके अंदर। तो बच्चे आए, राजनीति बहुत अच्छी है, लेकिन राजनीति में यह है कि बस अपने एक मोटिव बना लीजिए कि मुझे अहम जैसा शब्द कभी अपने हृदय में नहीं लाना है। यदि आपके अंदर अहम आ गया तो आप मिट गए जी, फिर आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। अहम शब्द तो जैसे आप सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिए आप, और आप ठीक है, आपको एक जिम्मेदारी मिली, आप उसका निर्वहन करें जी। अगर आप ऐसे करेंगे तो निश्चित ही आप राजनीति की सफलतम सीढ़ियों को छू सकेंगे। मेरा ऐसा संदेश रहा मैम ये हमारे लिए, क्योंकि सही कहा आपने, राजनीति में उतरना या देश की सेवा करना ये हमारा एक आंतरिक भाव होता है कि कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता, हमारे दिल से वो आवाज निकलनी चाहिए कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। बहुत ही खूबसूरत हमारा आज का संदेश रहा इस साक्षात्कार का, और मुझे लगता है हमारे जितने भी ऑडियंस, हमारे प्यारे दर्शक इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, उन्हें खूब सारी प्रेरणा मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बड़े ही कम वक्त में आपने अपने तजुर्बों से मुझे और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती वक्त के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम जल्द लौटेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान वार्ता।